अस्सलाम वालेकुम अहबाब। ओशियन न्यूज़ पे आज उर्दू अदबनामा में ज़ैबनी सज़ेबी अपना प्रोग्राम लेकर मैं आज हाज़िर हुई हूँ आपके सामने। और आज ये स्पेशल प्रोग्राम है अहमद नदीम कासमी के हवाले से, क्योंकि 20 नवंबर जो है वो आपका यौम पैदाइश है। तो उनके हवाले से आज मैं बात करना चाहती हूँ आप सबसे। तो हम सब जानते हैं कि अहमद नदीम कासमी मौक़िक़, नक्काद, कॉलम नवीस, अफसाना निगार, शायर और नसर निगार, सहाफ़ी भी कह सकते हैं आप उन्हें। मुजल्ला अपना निकालते थे वो, उसका भी मैं ज़िक्र करूँगी, बात करूँगी। तो उन्हीं के शेर का एक मिसरा है, बनेंगे नित नए खाके मेरी गुबार से भी। तो बेशक दुरुस्त उन्होंने कहा था। और फिर आगे जाकर उन्होंने कहा कि वो सलासल में जकड़ें या शिकंजों में कसें, अपने मलबे से उभरते हैं दोबारा हम लोग। तो बेशक हमेशा ज़िंदा रहने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, और जो दुनिया में दूसरों के लिए काम करते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। तो उर्दू अदब की अलाइक सद तकरीम शख्सियत अहमद नदीम कासमी का ख़ानदानी नाम तो अहमद शाह था, और आप 20 नवंबर 1915 को ज़िला सरगोदा में पैदा हुए थे। ये सरगोदा की शान 10 जुलाई 2006 में खालिक हकीकी से आप जा मिले। ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक आपने काबिल रश्क और पुरअज़्म हौसले के साथ उर्दू अदब की खिदमत की। मौत जैसी अटल हकीकत का सामना आपने नहायत जुर्रत, हिम्मत और क़ुव्वत बर्दाश्त से किया। आखिरी लम्हों में अस्पताल के बिस्तर पर भी अपनी तख्लीकी सरगर्मियों में आप मसरूफ़ थे, और अपनी बेटी डॉक्टर नाहिद कासमी आपकी साहबजादी हैं, और माशाल्लाह वो भी मुसन्निफ़ा हैं, अदीबा हैं। और वो और नवासी नफीसा को आप शेर सुनाते सुनाते आपने कहा था कि बेटा, मैंने अपने नए मजमूए कलाम का नाम रख दिया है अर्ज़ो समा। कैसा है? और कहा कि किताब के शुरू में ये शेर भी दर्ज कर देना, मुझको इम्कान के रोज़न से नज़र आते हैं नए नए अर्ज़ो समा से आगे। तो हमें यानी कि उन्हें अपनी मौत से कबल ये इल्म हो गया था कि शायद अगला मजमा वो ख़ुद नहीं लाएंगे, बल्कि उनकी बेटी शाया करेंगी। बड़ी कदावर शख्सियत, और ऐसी जो जितने भी हमारे बड़े तख्लीक़कार होते हैं उनकी ज़िंदगियों पर बहुत कुछ लिखा जा चुका होता है। और मैं तो यहाँ बहुत मुख्तसरन अहमद नदीम कासमी की बुलंद क़ामत शख्सियत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी तख्लीकी व शख्सी खाका जो है उसका हयाता चंद कुछ मुख्तसर से पैराए में करना चाहूँगी। तो तख्लीकी फ़न की सलाहियत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुदरत की तरफ से आपको वदियत की गई थी। ना गुफ्तबे माली हालात ने आपको ज़िंदगी की तलखियों से बहुत जल्द शनासा कर दिया था। आपने अपने इर्द गिर्द के खुशगवार और नाखुशगवार अवामिल को हकीकत पसंदी के साथ किरदार से कलम पर उतार दिया था। आपने पंजाब के जो देहातों को, देहाती ज़िंदगी जो है ना, उसको मौजू बनाया आपने ज़्यादातर। और वैसे तो आप मतनव्वो मौज़ूआत पर आपने लिखा है, और उनमें अमारत, गुरबत, समाजी तबका वारियत और पीरी मुरीदी, मुल्लायत के असल चेहरों को आपने अपनी तख्लीक़ात के ज़रिए जो है वो बेनकाब किया है। तो क्या अफसाना निगारी तो शायरी की तरह, शायरी जैसे जिसे हम एक लतीफ़ एहसास फ़न का कहते हैं कि एहसास फ़न है, शायरी लतीफ़ तख्लीकी फ़न है, बिल्कुल इसी तरह अफसाना निगारी भी जो है वो भी, उसमें भी लतीफ़ तख्लीकी फ़न ही का अमल दखल होता है, तो जिसमें आपको कमाल हासिल था। आप अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के हरावल दस्ते में भी शामिल रहे, इस तंजीम के जनरल सेक्रेटरी रहे, बेहतरीन नात गो शायर और दिल से सच्चे और बाअमल मुसलमान थे। परवीन शाकिर आपकी शागिर्द रहीं,
और उन्हें शायद ये इल्म हो गया था। परवीन शाकिर की बात कर रही हूँ कि ज़िंदगी उनके साथ ज़्यादा अरसे तक वफ़ा नहीं करेगी। यही वजह थी वो अपनी कुलियात लाने पर बज़िद थी कि मैं अपनी कुलियात अपनी ज़िंदगी में लेकर आ जाऊँ। जबकि कासमी साहब नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी अपनी कुलियात लेकर आएँ। वो कहते थे कि शेरी मजमे और कुलियात ऐसे वक्त पर लानी चाहिए जब शौरा का मोतबर और मियारी और मंझा हुआ काम और उसका कलाम और फ़न और वक्त और उम्र के साथ साथ तरक्की कर जाए, तब लानी चाहिए। और वरना ख़ासे मारूफ शौरा का भी भरम उस वक्त खुल जाता है जब उनके कुलियात जब उनके शेरी मजमे छप कर आ जाते हैं। शेरी मजमों में भी उन्होंने कहा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लाने में। और क्योंकि वो भी जब छप कर सामने आ जाते हैं तो पता चलता है कि चंद एक गज़लें तो अच्छी वो पढ़ रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी शोहरत हो जाती है, लेकिन उसके बाद जब पूरा मजमू कलाम सामने आता है तो पता चलता है कि उस मजमू कलाम में सिवाय चंद अच्छी गज़लों के, चंद शेरों के कुछ और नहीं है। तो इससे उनका भरम भी जल्दी खुल जाता है। ये अहमद दीन कासमी साहब के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। तो वो कहते थे कि सोच समझ के किताब भी लानी चाहिए। तो वो कहते हैं मुसलसल इर्तका का मामला सिलसिला उम्र के ख़ास मरहले तक चलता है। यानी इर्तकाई हम दौर से जब गुज़रते हैं, चाहे वो इर्तकाई दौर अदब का हो या किसी भी शऊर इदराक का हो, उसका एक सिलसिला जो चलता है वो एक ख़ास मरहले तक चलता है। यानी 25-30 साल तक में हम इस इर्तकाई दौर से गुज़रने के बाद शायर का इसलूब और फ़िक्र जो है मुतय्यन होती है। इतनी जल्दी नहीं होती। शायर कहलवाने के ख़त में हमारे शौरा जो हैं वो अपने मजमू कलाम जल्द शाया करवा कर शर्मिंदगी का सामान पैदा कर देते हैं। तो ये अहमद दीन कासमी साहब की सोच और फ़िक्र थी। तो परवीन शाकिर की शायरी में तो बेहतरी और तरक्की देखकर वो मुतमईन थे और बहुत खुश थे, लेकिन फ़हमीदा रियाज की नसरी शायरी की तरफ फ़हमीदा रियाज को माइल देखकर कभी कभी वो कुछ मलूल होते थे और कहते थे कि फ़हमीदा क्या मौज़ूआती और फ़िक्री लिहाज से तो बहुत तनव्वुर है, लेकिन फ़हमीदा को जो है वो पाबंद शायरी को ज़्यादा अपनाना चाहिए। तो लेकिन बहरहाल फ़हमीदा रियाज का अपना एक मर्तबा है, मकाम है, और उन्होंने नसरी शायरी में भी जो कुछ कहा वो बहुत अहम है अपनी जगह पर। तो कौमी और अदबी एहसासात के हवाले से भी अहमद दीन काज़मी साहब कहते हैं कि ये जो नामजदगियों और सिफारिश का तरीक़ाकार जो राइज हो चुका है, ख़ास तौर पे हमारी इस सरकारी एजाज़ात जो हमें जो शौरा अदबा को दिए जाते हैं, उसमें वो कहते थे कि अदब में बुलंद मियार और मुनफरिद आला अदबी खिदमात की बुनियाद पर अहले कलम को एजाज़ात दिए जाने चाहिए। जबकि नामजदगियों में दबाव, पब्लिक रिलेशनिंग, अकरबा परवरी की बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं और ये तमाम एजाज़ात अपना एतबार जो है खो चुके हैं। ये अहमद दीन कासमी साहब के अल्फाज हैं एजाज़ात के हवाले से। और वो कहते हैं कि अदबी ग्रुपिंग जो है और एक दूसरे को कम करने और ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने वाले तमाम जाली हथकंडों ने अदब को बहुत नुकसान पहुँचाया है। जो वक्त तख्लीक़ फ़न के लिए मख़्तस होना चाहिए वो ख़ुद को नुमायाँ करने और दूसरों पर बुहतान तराशी और दुश्नामबाजी पर सर्फ किया जाता है। जल्दबाजी किए दौड़ती, भागती, चीखती, चिंगाड़ती, शोर मचाती, जो चकाचौंध है ना शोहरत की, और इल्म के बजाय पीआर और दौलत के बलबूते पर तीरगी से उठने वाली रोशनी जो है ना वो आँखों को चकाचौंध कर दे, चकाचौंध तो नहीं, चौंधिया देती है आँखों को, और अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और कुछ अरसे बाद ये झूठी शान और शौकत जो है मालूम हो जाती है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अहमद दीन कासमी साहब जो हैं वो उनके नज़रियात हैं, उनकी फ़िक्र है, उनकी सोच है। और बहरहाल हर जैनवन शायर और अदीब की सोच और फ़िक्र यही है और वो यही बात कहता है एजाज़ात के हवाले से। अहमद दीन कासमी को तरक्की पसंद, हकीकत पसंदाना शेरी असलूब की बिना पर 2 मरतबा ज़िंदा व सलासल का भी सामना करना पड़ा, मुँह देखना पड़ा। दोस्त अहबाब उन्हें मशवरा दिया करते थे कि आप कासमी साहब, आप हिजर विसाल की, इंतज़ार, लबो लुक्सार, दोशीज़ाओं, पनघटों और चूड़ियों के छनाकों की शायरी करके अपना अदबी मुस्तकबिल बनाओ। ये लहजे की तलखी, तुंदेही, हकीकत पसंदी और सच्चाई छोड़ दो, और वरना सारा फ़न जो है फ़ानी साबित होगा। जैसे वाह वाह जो है वो जो नहीं मिलती ना, मतलब मुशायरों में तो वाह 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 के डोंगरी बरसाए जाते हैं, और जी हम अपने आप को उस वक्त समझ रहे होते हैं कि जैसे शायर समझ रहा होता है कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है, और वाह वाह सुनकर और वाह वाह के लिए ही सब कुछ हो रहा होता है। तो वो असल तख्लीक से, तख्लीकी फ़न जो है या हकीकत पसंदी जो है वो उन सब चीज़ों से
दूर हो जाता है, बल्कि सिर्फ वाह वाह की तरफ भागना शुरू हो जाता है, वाह वाह के पीछे भागना शुरू हो जाता है। और तो ये जो थे वो उनको भी उनके अहबाब उन्हें मशवरा दिया करते थे कि नदीम कासमी साहब, ये जो आप शायरी करते हैं ना, हकीकत पसंद आना, सच्चाई पसंद, और लोगों की ज़िंदगियों की अक्कासी करते हैं, गांव देहात की बात करते हैं और उनके मसाइल पर बात करते हैं, ये शायरी जो है आपको जो है वो आपकी ज़्यादा वो नहीं साबित होगी। तो लेकिन और वही कहते थे कि देखें, सरकार से ना लड़े और ना आप टक्कर लें, समाज जैसा भी चल रहा है चलने दें, लेकिन आप चंद इंसानों के हाथों सारी इंसानियत के सफ़ाकाना इस्तेसाल और रवायत के ख़िलाफ़ डटे रहे और सच लिखने की पादाश में गिरफ्तार भी किए गए। जहाँ तक आपकी गज़ल गोई का ताल्लुक़ है तो आपका नुमायाँ तरीन पहलू हकीकत पसंदी है, और जज्बा व एहसास को छू लेने वाली कैफियत में विजदान के साथ शऊर और आगाही की क़ुव्वत ने आपके जो मौज़ूआत हैं, अमरूज़ हैं, उनको यकजान कर दिया था। नई सोच, नए ख़यालात, नए मसाइल, जदीद एहसास से फ़िक्र अंगेज़ी के नज़रियात में आपने नस्र और नज़्म दोनों में आफाकी, मतनव्वु और मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत को समाया है, जो फ़िक्र व शऊर के एक इर्तिक़ाई सफ़र को ज़ाहिर करता है। आपके 15 से ज़ायद अफ़सानवी मजमूए शाया हुए, बल्कि इस कहीं ज़्यादा, और हफ्त रोज़ा फूल, सवेरा, इमरोज़, अदब लतीफ़, नकूश, तहज़ीब निस्वां और बहुत से अखबार से आप वाबस्ता रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी से BA तक आपने तालीम हासिल की। मंटो का अफसाना बू आपने शाया करने पर आप पर मुकदमा चला था, और मंटो आपके बहुत करीबी बेतकल्लुफ़ दोस्त थे। आपने हमेशा नौआमूज़ और नए लिखारियों की हौसला अफजाई की और मामूली सी अदबी काविश पर भी दादो तहसीन से उनकी बहुत हिम्मत अफजाई किया करते थे। अदब आलिया में मुनफरिद जुदागाना मकाम के मालिक अहमद नदीम कासमी की खुदादाद तख्लीकी सलाहियतें जो थी वो पूरे पौन सदी से ज़ायद अरसे तक जो थे वो ये हमारे दिलों पर और जहनों पर हुक्मरानी करती रही, उनकी वो तख्लीक़ात, और आप भी कर रही हैं। आपने अपना पहला नावल जो था 80 सफ़ात का 7वीं क्लास में लिखा था। अब तो 80 सफ़ात का 7वीं क्लास में नावल लिखना बड़ी बात है। अब तो लोग 30 गज़लों पर पूरा मजमूआ कलाम ले आते हैं और 2-2 सफ़े पर वो 30 गज़लें लगाते हैं और बाकी नस्री नज़में लगा देते हैं और कहते हैं जी हमारा एक मजमूआ कलाम छप गया है, और उसके बाद फिर दूसरा और फिर तीसरा। यानी वो जो एक किताब में पहले एक ज़माने में 200 सफ़ात की किताब छपा करती थी और 200 उसमें गज़लें हुआ करती थी, 100 और 200 के करीब 150-200 गज़लें हुआ करती थी। उन 150 और 200 गज़लों पर लोग 5 और 6 मजमूए ले आते हैं और कहते हैं जी हमारे 5 और 6 मजमूए आ गए। तो कासमी साहब ने देखिए कि अपना पहला नावल जो था वो 80 सफ़ात का 7वीं क्लास में लिखा था। ये बहुत बड़ी बात थी। 16 साल की उम्र में आप अपने एक रिश्तेदार के घर गए तो वहाँ 2 जनाजे एक साथ आपने देखकर पहली मर्तबा मरसिया लिखा, और इंटर में आपने इस कदर गज़लें और नज़में लिखी कि अगर उनकी तादाद का वो कहते हैं कि मैं ज़िक्र करूं तो क़ायरीन उसे मुबालगा समझेंगे। तो बाद में दिल बर्दाश्त होकर आपने वो अपना वो सारा कलाम जो था लाहौर में नज़र आतिश कर दिया था। फिर 1938 में दोबारा अदबी ज़िंदगी का रोशन दौर आपने शुरू किया। ऐसा वक्त आता है, एक ज़माना था, मैंने भी इंटर में और मैट्रिक में के दौर में बहुत कुछ लिखा, अफसाने भी लिखे और बड़ी हकीकत पसंद वो चीज़ें जो मुझे जिन्होंने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और मेरे ज़हर दिल पर जो असरअंदाज हुई वो सब मैंने लिखा। वो पूरी एक अफसानों की मेरी इस तरह से पूरा एक मजमूआ था, इस तरह गज़लियात का भी और कुछ शायरी भी थी। बहरहाल मैं उसे मुकम्मल शायरी तो शायद ना कह सकूँ क्योंकि उस वक्त मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं था, आमद होती थी और मैं लिख लिया करती थी। तो वो बहरहाल एक मरतबा हम शायर लोग ना, शायर और कलमकार जो ना ज़रा सास ज़्यादा होते हैं, तो मैंने भी एक मरतबा अपना सारा मसौदा जो था वो तल्फ़ कर दिया था।